नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पत्र एवं प्रारूप लेखन। इससे पहले हम लोगों ने परिपत्र, अधिसूचना, स्मरण पत्र, सामान्य कार्यालय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अधिसूचना होती है वो क्या होती है, अधिसूचना किसे कहते हैं, अधिसूचना और विज्ञप्ति में क्या अंतर होता है, अधिसूचना कौन जारी करता है और कहां यह जारी होती है। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले अधिसूचना, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं नोटिफिकेशन। अब ये जो अधिसूचना होती है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक तो भारत सरकार का राजपत्र होता है जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है गजट, और एक होता है राज्य सरकारों का राजपत्र होता है जिसे भी क्या बोला जाता है, राजपत्र, गजट। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो अधिसूचना होती है यह सरकार की तरफ से जारी होती है। किसकी तरफ से जारी होती है? सरकार की तरफ से जारी होगी, यानी कि संचालन करने वाली, यानी कि राज्य सरकार जो होगी राज्य सरकार की तरफ से जारी होगा, और भारत सरकार के अंदर भारत सरकार के द्वारा जारी होगा। जारी कहां से होता है? राज्य सरकार से। लेकिन ये किसके नाम से जारी होता है? या तो राष्ट्रपति के नाम से या फिर राज्यपाल के नाम से जारी होता है। ध्यान से आप लोग एक एक चीजें समझते चलें। अधिसूचना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सरकार की तरफ से ये जारी होता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से यह पत्र जारी होता है। यानी कि अगर केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का अगर की तरफ से कोई अधिसूचना जारी हो रही है तो किसके नाम से जारी होती है? राष्ट्रपति के नाम से। आप देख लीजिए, यानी कि देश के अंदर जो भी शासन व्यवस्था संचालित होती है वो केंद्र स्तर पर जो है राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है उन सभी शक्तियों का क्या होता है? एक नाम मात्र का वो होता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वह उस राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या करता है? उपयोग करता है। लेकिन उन सभी शक्तियां जो है वो किसके नाम से प्रसारित होती है? राष्ट्रपति के नाम से। इसी तरह जो राज्य सरकारें होती है वहां पर कार्य तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। लेकिन वहां किसके नाम से प्रसारित होती है? वो राज्यपाल होता है। तो आप लोग ये समझिए कि वह पत्र जो राष्ट्रपति या जो राज्यपाल होता है उसके नाम से जारी होता है। ठीक है, और जो किसी अधिकृत सूचना या कोई सरकारी नियम या फिर आदेश या फिर कोई चेतावनी है या किसी की नियुक्ति है या कोई अवकाश है या स्थानांतरण है यानी कि ट्रांसफर है, ठीक है, या फिर पदोन्नति है यानी कि आपका प्रमोशन हो रहा है या पदोन्नति यानी कि डिमोशन हो रहा है, तो इनसे संबंधित, इनको लागू करने के लिए जो संबंधित व्यक्ति होते हैं या फिर आम जनता के लिए राजपत्र में, सबसे बड़ी बात क्या है, राजपत्र या गजट में प्रकाशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। तो वापस से एक बार ढंग से समझने की कोशिश करो बच्चों कि अधिसूचना वह पत्र है जो सरकार की ओर से या तो राष्ट्रपति के नाम से या फिर राज्यपाल के नाम से प्रकाशित किया जाता है, और जिसमें सरकार की किसी अधिकृत सूचना या कोई सरकार का नियम है, सरकार का कोई आदेश है या चेतावनी है या कोई नियुक्ति है या किसी का अवकाश देना है या किसी का स्थानांतरण होना है या किसी का प्रमोशन हुआ है या किसी की पदोन्नति हुई है, डिमोशन हुआ है, ठीक है ना। तो वह उन चीजों को लागू करने के लिए जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को या फिर आम जनता के लिए राजपत्र में जो प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। अब इसको और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि सरकार की ओर से मान लीजिए कोई निर्णय लिया गया है या किन्हीं अधिकारियों की क्या हुई है? पदोन्नति हुई है, प्रमोशन हुआ है, और उसकी जो जानकारी है उस राज्य में आम जनता तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, सर्वसाधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो संबंधित अधिकारी होगा उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राजपत्र में जो सूचनाएं प्रकाशित हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अधिसूचना कहते हैं। लेकिन उन्हीं सूचनाओं को, उन्हीं जानकारियों को
अगर अखबार में, दैनिक पत्रों में, समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं तो उसे विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है या उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। कहने का मतलब है सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, सरकार के द्वारा जिन भी अधिकारियों की पदोन्नति करी गई है या उनके वेतन में वृद्धि करी गई है या उनकी पदोन्नति हुई है या किसी का ट्रांसफर हुआ है, उन सब की जानकारी जो है राजपत्र में प्रकाशित होती है। और राजपत्र के अलावा सरकार की जो वेबसाइट है या समाचार पत्र हैं उनके अंदर भी वो चीजें प्रकाशित होती हैं। तो जब समाचार पत्रों में, दैनिक समाचार पत्रों में या सरकार की कोई वेबसाइट है उसके ऊपर जब उन चीजों को प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है, तो वो विज्ञप्ति के नाम से जानी जाती है। अदरवाइज वो किस नाम से जानी जाती है? अधिसूचना के रूप में। लेकिन अधिसूचना जो जारी होती है वो किस में होती है? राजपत्र में प्रकाशित होती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए यहां पर और समझते हैं इन चीजों को कि जो अधिसूचना होती है वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है। मान लीजिए किसी जज की नियुक्ति हुई है, किसी राज्य के अंदर हाईकोर्ट का जो जज है उसकी नियुक्ति हुई है, अब उसकी सूचना पूरे राज्य में हर किसी को देनी है, तो वो राजपत्र में तो प्रकाशित हो ही रही है। लेकिन राजपत्र में जिस तरह की भाषा, शब्दों का प्रयोग लिखा है हूबहू उसी चीज को अखबारों के अंदर भी प्रकाशित कर दिया जाता है, समाचार पत्रों के अंदर भी प्रकाशित कर दिया जाता है, या सरकार की कोई वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी उन्हें अपलोड कर दिया जाता है। तो वहां पर वो विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजपत्र में वही सूचनाएं किस नाम से जानी जाती हैं? अधिसूचना के रूप में जानी जाती है। तो यह अंतर आप समझ लीजिए कि अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका जो संबंध होता है वो सामान्य जनता से होता है। भाई किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, लेकिन इनका जो संबंध होगा वो सामान्य जनता से। अब जैसे मैंने कहा कि कहीं हाईकोर्ट का जो जज है उसकी नियुक्ति हुई है, या किसी अधिकारी का, एसपी का, कलेक्टर का, किसी का कहीं ट्रांसफर हुआ है, किसी का आईएएस, आईआरएस का या आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, या उसकी पदोन्नति हुई है, प्रमोशन हुई है, उसकी जो जानकारी है वो उस गजट में प्रकाशित होती है, वो उस व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। लेकिन वो सामान्य तौर पर उस राज्य में, उस स्टेट में सभी लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। इसलिए यहां पर ये लाइन लिखी गई है कि जो अधिसूचना होती है वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, लेकिन इसका जो संबंध होता है वो सामान्य जनता से यानी कि आम लोगों से होता है। और जो अधिसूचना होती है, यही कारण है कि अधिसूचना जो है उसे राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है, यानी कि अनिवार्य रूप से उसका प्रकाशन किया जाता है और आवश्यक होने पर उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जाता है। तो जब समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित किया जाता है तो वो किस नाम से जानी जाती है? वो विज्ञप्ति के रूप से जानी जाती है। उसके ऊपर शीर्षक के रूप में क्या लिखा होगा? विज्ञप्ति लिखा होगा। और जब अधिसूचना जो गजट में प्रकाशित होती है उसके शीर्षक के रूप में क्या लिखा होता है? अधिसूचना लिखा होता है। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, आप लोग जरूर सीखिए इसको। ठीक है, आगे देखिए यहां पर एक नोट लिखा हुआ है कि जिन सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता, जिन सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता तथा समाचार पत्र आदि द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो उन्हें विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। उन्हें विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, अधिसूचना का जो संचालन है, अब यहां पर देखिए ये बात आप समझ लिए, जितने भी पत्रों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो पत्रों का जो संचालन होगा हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगा, यानी कि जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, वहां से उसके समकक्ष, अधीनस्थ, उसके निम्न जितने भी जो कर्मचारी, अधिकारी, जो कार्यालय होते हैं उनके अंतर्गत होता है। तो यहां पर भी देखिए जो अधिसूचना का जो संचालन है वो हमेशा सर्वोच्च अधिकारी के स्तर से होता है। और कहां तक होता है? सर्वसाधारण तक होता है। सर्वसाधारण यानी कि आम लोगों तक वह होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? सूचनार्थ होती है। सूचनार्थ का मतलब है केवल सूचना देना, उसकी प्रकृति होती है। इसलिए इसका जो संचालन होता है वो केवल एक आयामी होता है, यानी कि एक तरफा होता है। सरकार का कोई भी निर्णय है, सरकार का कोई भी आदेश है, कोई भी नियुक्ति है, पदोन्नति है, पदावनति है, ठीक है, या वेतन वृद्धि है, या सेवानिवृत्ति है, ठीक है, इन सबकी जो जानकारी जो है वो केवल सूचना के रूप में दी जाती है और एक तरफ से आ रही है। तो कहने का मतलब है एक आयामी होती है। अब आप इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस विज्ञप्ति के
खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आम लोगों के लिए यहां पर जारी होता है। फिर देखिए अधिसूचना की जो विषय वस्तु के बारे में बात करें, अधिसूचना की जो विषय वस्तु होती है वो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई, शासकीय कार्य यानी कि शासन का कोई कार्य है उससे जुड़ी किसी सूचना की होती है, जिसमें रिक्तियों से संबंधित, ठीक है ना, और पदोन्नति, पदावनति, वेतन वृद्धि, नीति विषयक शासकीय निर्णय का उद्देश्य समाहित होता है। कहने का मतलब है कि अधिसूचना की जो विषय वस्तु है वो सरकारी कार्य व्यवहार से, शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है और उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि उसमें रिक्तियां, पदोन्नति, पदावनति, वेतन वृद्धि या सेवानिवृत्ति आदि की जो जानकारी है, सूचना है, वो देना उसका उद्देश्य होता है। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने बातें करी हैं। इसके बाद में आप लोगों को इसकी विशेषताएं बारीकी से समझाता हूं और भी आपको डिटेल समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से समझिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि अधिसूचना किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, तो अधिसूचना जो है सरकार की ओर से जारी, यानी कि सरकारी की तरफ से जारी होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से जारी होने वाला वह पत्र प्रतिरूप जिसे किसी अधिकृत सूचना, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश या फिर स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति को लागू करने हेतु संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। और अधिसूचना का जो संबंध है किसी व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है, लेकिन इसका जो संबंध है वो सामान्य जनता से ही होता है। इन्हें राजकीय राजपत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। अगर आम लोगों के लिए वो सूचना पहुंचानी होती है तो फिर उसे अखबारों के माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, जो किसका रूप ले लेती हैं, विज्ञप्ति का रूप ले लेती हैं, वो विज्ञप्ति कहलाने लग जाती हैं। और इसका जो संचालन होता है वो सर्वोच्च अधिकारी से और सर्वसाधारण तक, आम लोगों तक इसका संचालन होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो केवल सूचना देना होता है। और देखिए जितने भी पत्र लिखे जाते हैं उनकी भाषा वही राजभाषा होती है या वैकल्पिक राजभाषा भी हो सकती है, ठीक है। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, औपचारिक भाषा में लिखा जाएगा, इनका एक निश्चित प्रारूप होगा। ये सारी की सारी विशेषताएं अभी हम लोग इनके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए अब देखते हैं हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में कि जो अधिसूचना है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखिए कि जो अधिसूचना है बच्चों वो सदैव हमेशा राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से ही जारी होती है। सबसे बड़ी विशेषता आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अधिसूचना जो है जब भी जारी होगी वो हमेशा या तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी होती है, राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है, या फिर राज्यपाल के नाम से जारी होती है। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें अधिसूचना सदैव राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से जारी होती है। दूसरा, अधिसूचना जो है औपचारिक होती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अधिसूचना जो है वह औपचारिक होती है, उसकी जो भाषा शैली होती है वो अन्य पुरुष में होती है और राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दूसरी इसके अंदर विशेषता बता रहे हैं कि इसकी जो भाषा है यानी कि जो अधिसूचना की जो भाषा है वो राजभाषा या फिर वैकल्पिक राजभाषा के अंदर होती है और अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। कौन सी शैली में लिखी जाएगी? ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अब यहां पर इस चीज को समझिए कि अधिसूचना में जो संक्षिप्तता और विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान से समझो। क्या मतलब है इनका? देखिए संक्षिप्तता का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अधिसूचना है उसमें ज्यादा विस्तार नहीं किया जाता है, वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक रूप में उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाता है। केवल अति आवश्यक जो सूचना है, मतलब सरकार कि कोई सूचना है तो सूचना को बिल्कुल संक्षिप्त तौर पर उसे जिन अधिकारियों को या आम लोगों को बताना होता है उनके लिए लिखी जाती है। तो इसमें संक्षिप्तता इसकी विशेषता होती है। और एक शब्द और है विषयगत वस्तुनिष्ठता। देखिए एक तो होती है विषयगत वस्तुनिष्ठता और एक होती है व्यक्तिगत वस्तुनिष्ठता। तो इसमें विषयगत वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि ये जो अधिसूचना है ये जब जारी की जाती है तो इसको पढ़ने वाले जितने भी लोग होते हैं, मान लीजिए किसी राज्य सरकार के अंदर किसी वैकेंसी को लेकर के
कोई विज्ञप्ति जारी हुई है तो वो अधिसूचना में भी है, और जब अखबार में उसे प्रकाशित कर दिए तो क्या कहलाने लग जाती है, वो विज्ञप्ति कहलाने लग जाती है। अब उसे जो व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये जो लिखी हुई बात है वो मेरे लिए लिखी हुई है, तो वह कहलाती है विषयगत वस्तुनिष्ठता। यानी कि जिसके जो भी पढ़ेगा उसे ऐसा लगेगा कि वह उसी के लिए लिखा हुआ है, ये कहलाती है विषयगत वस्तुनिष्ठता। कहने का मतलब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में उत्तर एक ही होता है। अब आप में से कितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे, उस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसका उत्तर वही होगा। यानी कि जो अधिसूचना जारी करी जाएगी उसको पढ़ने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, उन सबको ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है इसमें संक्षिप्तता और विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है। अधिसूचना जो होती है मात्र सूचना देने हेतु होती है, यानी कि सरकार की कोई भी नीति है, कोई सूचना है, उसे भेजना होता है आम लोगों तक या संबंधित अधिकारी तक। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो भी क्या होती है, केवल सूचना देना होता है। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने परिपत्र पढ़ा है, परिपत्र में भी सूचना जारी करी जाती है, ठीक है ना। और ज्ञापन जो होता है, ज्ञापन में भी सूचना जारी करी जाती है और अधिसूचना में भी सूचना होती है, ठीक है। तो अब इन तीनों में अंतर क्या है भाई, परिपत्र जो होता है वो अनेक अधिकारियों को, अनेक कार्यालयों को लिखा जाता है, लेकिन जो ज्ञापन होता है वह पर्टिकुलर किसी अधिकारी या व्यक्ति को लिखा जाएगा और अपने ही कार्यालय में संचालित होने वाला एक आंतरिक पत्र होता है। और जबकि जो अधिसूचना है वो क्या है, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है और सर्वसाधारण के लिए, आम लोगों तक के लिए, सबके लिए उसमें वो सूचना होती है, प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना मात्र सूचना देने हेतु होती है, अतः इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, यानी कि जो प्रेषक है उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। और जैसे व्यक्तिगत अभिवादन होता है सेवा में, या महोदय, ऐसे जो शब्द होते हैं वो व्यक्तिगत अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है। और औपचारिकता का उल्लेख नहीं होता है, औपचारिकता नहीं होती है, ठीक है ना, औपचारिकता का उल्लेख नहीं होता है। और विषय और भावदीय जैसे जो शब्द लिखते हैं, विषय का भी इसमें प्रयोग नहीं होता है, विषय भी नहीं लिखा जाता है, और भावदीय शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है। फिर ध्यान रखिए कि भावदीय के स्थान पर फिर क्या होगा, भावदीय के स्थान पर जो संबंधित अधिकारी होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं और उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे मैं आप लोगों को इसके प्रारूप के बारे में समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप लोग इसकी विशेषताओं को अच्छे से समझ जाइए। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पत्रों से संबंधित जितने भी वीडियो बनाने पड़े मैं आप लोगों के लिए वो बना रहा हूं, आपको रेगुलर ये वीडियो मिलने वाले हैं। आगे कंपटीशन एग्जाम भी आप लोग दोगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल जो भी आईएएस, आरएएस या यूपीएससी के स्टैंडर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनको भी ध्यान में रखकर आप लोग इन चीजों की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर पत्रों को विस्तार से पूछा जाता है, भाई अधिसूचना किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी विषय वस्तु कैसी होती है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन टाइप में होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो आप लोग इस तरह से उन चीजों की तैयारियां कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर विषय और भावदीय आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि भावदीय के स्थान पर संबंधित जो अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर और उसके नीचे पदनाम लिखा होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृष्ठांकन का अधिक महत्व होता है। अब यह पृष्ठ अंकन क्या होता है कि जो पत्र होता है उसके ऊपर पृष्ठ का अंकन किया जाता है कि वह किस किस अधिकारी को, किन किन कार्यालयों के लिए वह सूचना है, तो वह पृष्ठ के संलग्न अपन करते हैं तो वहां पर पृष्ठांकन करा जाता है। तो इससे यह मालूम चल जाता है कि यह अधिसूचना किन लोगों के लिए जारी हो रही है। तो पृष्ठांकन करना अधिक महत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो घोषित सूचनाएं होता है वो चतुर्धिक महत्व होता है। हर तरह के लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए उसका महत्व होता है, इसलिए उसका पृष्ठांकन करना अनिवार्य होता है। प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन होता है, अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो अनिवार्य रूप से राजपत्र में, गजट में होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम लोग इसके प्रारूप के बारे में बात करते हैं कि जो अधिसूचना है उसका प्रारूप क्या होता है। बहुत सरल आसान इसका प्रारूप है। आप देखिए, ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हमें क्या लिखना है, राजपत्र का नाम लिखना होता है। अब ये राजपत्र का नाम कि वह राजस्थान का राजपत्र है या भारतीय राजपत्र है, यानी कि एक राज्य
जो होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका राजपत्र होता है, एक केंद्र सरकार यानी कि जो भारत सरकार होती है उसका राजपत्र होता है। तो सबसे पहले जब अधिसूचना लिखी जाती है, जारी करी जाती है, तो ऊपर ही ऊपर यह नाम लिखा जाता है कि ये राजस्थान का राजपत्र में प्रकाशित है या फिर भारतीय राजपत्र में प्रकाशित है। तो यहां ऊपर ही ऊपर राजपत्र का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद में विभाग कार्यालय का नाम और पता दिया जाता है। तो आप ये जानते हो जितने भी सरकारी पत्र हैं, जितने भी हम लोगों ने औपचारिक पत्र, शासकीय पत्र पढ़े, वहां पर एक ही कॉमन बात आ रही है कि ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय, विभाग, मंत्रालय का जो नाम, पता, ये सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है। फिर देखिए अधिसूचना, ये शीर्षक के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अधिसूचना। अब ध्यान रख लिया, अधिसूचना लिख रहे हैं तो शीर्षक के रूप में अधिसूचना, और अगर विज्ञप्ति लिखेंगे तो फिर यहां पर शीर्षक के रूप में क्या हो जाएगा? विज्ञप्ति। फिर लिखा जाता है पत्र क्रमांक। फिर क्या लिखा जाता है? पत्र क्रमांक। और इस दिशा में यानी कि दाहिनी तरफ जो होती है दिनांक लिखी जाती है। पत्र के दो भाग होते हैं, बाईं ओर पत्र क्रमांक लिखा जाता है और दाहिनी ओर जो है दिनांक लिखी जाती है। अब देखिए पत्र क्रमांक जो होता है उसमें विभाग की जो पत्रावली होती है उसका क्रमांक लिखा जाता है। जो भी विभाग होगा उस विभाग के अंदर जो पत्रावली होती है, फाइल होती है, उस फाइल की संख्या, क्रमांक जो है पत्र क्रमांक में लिखा जाता है। ठीक है, यहां देखिए ये 5 बिंदु मैंने इसके अंदर समझाए हैं आप लोगों को, जो कि इस अधिसूचना का मुख्य भाग हो जाता है। यहां से अपन पत्र लिखते हैं और देखिए यहां पर कोई विषय वगैरह नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट यहां से अपन लिखना शुरू कर देते हैं। और क्या क्या बिंदु लिखते हैं कि एक तो विभाग की जो पत्रावली उसका क्रमांक लिखते हैं, तो यहां पर क्रमांक लिख देंगे। उसी क्रमांक की शुरुआत यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो या यहां से भी कर सकते हो, इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। फिर लिखा जाता है कि कोई ना कोई अधिनियम होगा, उस अधिनियम का नाम, उसकी धारा या उपधारा या उपबंध यहां पर लिखा जाता है। फिर जो अधिसूचना जारी करता है उस सक्षम अधिकारी के पद का नाम, भाई जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी होगी तो राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय, या भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से जारी हो रही तो भारत सरकार या राज्य सरकार, इस तरह से लिखेंगे। फिर लिखेंगे अधिसूचना की सामग्री क्या है। इसमें चौथा जो बिंदु है वो है अधिसूचना की सामग्री क्या है। और फिर अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि कौन सी है, तारीख कौन सी है, कौन सी दिनांक को होगी। और फिर यहां पर देखिए ये लिखा जाता है, एक शब्द है आज्ञा से। कौन सा शब्द है ये? आज्ञा से। फिर वही बात है, यहां पर क्या लिखा जाएगा? हस्ताक्षर लिखा जाएगा। और फिर क्या लिखा जाता है? पदनाम लिखा जाता है। अब आपने एक चीज और सीखनी है कि ये जो आज्ञा से लिखा हुआ है ये कब नोट करा जाता है और कब नोट नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि अधिसूचना को जारी करने वाला जो अधिकारी का जो अधिकार है वो किसी अन्य अधिकारी के पास है, यानी कि अधिसूचना को जारी करने का जो अधिकार है वो किसी अन्य व्यक्ति के पास है, अन्य अधिकारी के पास है, लेकिन वह उसकी आज्ञा के अनुसार किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी की जा रही है, उसकी आज्ञा से किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी की जा रही है, तो आज्ञा से अंकित किया जाता है। इसको आसान शब्दों में यह समझे कि यदि अधिसूचना को जारी करने का जो अधिकार है, यानी कि अधिसूचना को जारी करने का जो अधिकार है वो किसी अन्य अधिकारी के पास है, लेकिन उस अधिसूचना को उस अधिकारी की आज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, अन्य अधिकारी क्या कर रहा है? जारी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आज्ञा से। क्या लिखा जाता है? आज्ञा से लिखा जाता है। हस्ताक्षर, पदनाम और इससे आगे का क्रम आप लोग जानते हो, कॉमन ही होता है, अपन संलग्न लिखते हैं यदि जरूरत हो तो। फिर उसके बाद में वही स्थिति आ जाती है, क्या लिखा जाता है? यहां पर क्रमांक और दिनांक, फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ, ठीक है, एवं सहायता हेतु यहां पर ये लिखी जाती है। फिर वो प्रतिलिपियां किस किस को भेजनी है वो स्थिति होती है। तो ये पूरा जो फॉर्मेट होता है, इसका जो प्रारूप होता है वह सरकारी या कार्यालय जो पत्र होते हैं उन सब का जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, वो एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत सब परिवर्तन होता है। उन चीजों को आप सीख लीजिए। एक वीडियो में सिर्फ इसी पर बनाने वाला हूं कि जितने भी हम लोग पत्र पढ़ रहे हैं उनके प्रारूप पर चर्चा करेंगे, उनके प्रारूप के साथ साथ उन प्रारूपों का एक एक उदाहरण लिखेंगे, तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें बहुत विस्तार से समझ में आने वाली है। फिलहाल उद्देश्य यह है कि एक बार सारे पत्र आपको उनकी परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व और उनका जो प्रारूप है इन चीजों को समझें। फिर एक सारे वीडियो जो हैं इन सभी बातों का एक निचोड़, एक जिसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन, सारे पत्र
एक साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो में ढंग से समझाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।